गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम में और इसमें हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ रहे थे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। तो अपने कंपोजिशन के आधार पर हम प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका बी पॉइंट है classification of proteins on the basis of their composition। ठीक है, कंपोजिशन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। देखिए यहां पर it is based on the structural component of the protein molecule and also includes the shape of the molecule. On this basis proteins can be classified into three broad categories as discussed below। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स रेजिड्यूज ओनली आर grouped under this category। For example, trypsin, pepsin, insulin, etc. They therefore break down on hydrolysis to yield only amino acids। Simple proteins can be categorized into two broad types of the on the basis of their shape। तो दो शेप के होते हैं यहाँ पर। ये जो सिंपल प्रोटीन्स है, एक है स्फेरिकल जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब ग्लोब के जैसी इसकी शेप होती है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, और इसमें भी इसका ए भाग है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। बी है ये स्फेरिकल होगा, और दूसरा है हाइब्रियस प्रोटीन्स। मतलब ये तो शेप में होंगे बिल्कुल गोल, और ये होंगे फाइबर के जैसे, मतलब लंबे हो सकते हैं या फिर शाखित हो सकते हैं। अब हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये पहला था, ये कॉन्जुगेटेड। conjugated proteins। देखिए such proteins possess at least one non-protein moiety in the structure along with the proteinous component। The non-protein part linked to the molecule is called phosphatic group, and both these may be linked together by a covalent or non-covalent or hydrophobic interaction। Conjugated proteins can be further differentiated on the basis of chemical nature and composition of the phosphatic group present in it। Common type of discussed below। तो यहाँ पर इस तरह के जो conjugated proteins होते हैं, ये conjugated protein किस तरह के होते हैं? यहाँ पर एक शुरू में जो प्रोटीन है उसका एक या दो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अलावा दूसरे मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ते जाते हैं, एक बड़ी श्रृंखला तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें रियल प्रोटीन की जो मॉलिक्यूल है वो कम ही होते हैं। तो ये इनको आगे डिवाइड किया जाता है इनके केमिकल के कंपोजिशन के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ भाग हैं, जैसे फर्स्ट ए है यहाँ पर लिपोप्रोटीन, LIPOPROTIEN, लिपोप्रोटीन। ये क्या होते हैं? प्रोटीन इन एसोसिएशन विद द लिपिड्स एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिपिड जुड़े होते हैं, ध्यान दें, जैसे मैंने आपको प्रोटीन के बताया था COO माइनस, इधर को H, इधर को NH3+, इधर को जो R ग्रुप है ना, ये प्रोटीन्स का होता है। तो इस प्रोटीन में यहाँ पर
ये जो आर ग्रुप है इसके साथ में बहुत सारे ग्रुप जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई लिपिड जुड़ा हुआ है, आर में लिपिड जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी हो जाएगी, लिपोप्रोटीन्स। तो लिपो LIP, इससे आप समझ जाएंगे कि इसमें लिपिड जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, ये लिपोप्रोटीन है। बी के बारे में बात करें यहाँ पर, तो यह ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ग्लाइकोजन क्या क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैव लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट्स in their composition are called glycoproteins, and if carbohydrates exist in more than 4%, the proteins are called mucoproteins, for example mucin, ठीक है। अगर 4% से कम कार्बोहाइड्रेट्स इस प्रोटीन के अंदर मौजूद हैं तो वो प्रोटीन कौन से होंगे, वो प्रोटीन होंगे हमारे उसका नाम दिया है यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर 4% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनको दिया गया है म्यूकोप्रोटीन्स नाम, है ना। तो इसका एग्जांपल है जैसे म्यूसिन, MUCIN, ठीक है। सी पॉइंट देखिए यहाँ पर, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, सी। यहाँ पर प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक एसिड अगर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होगी। जैसे दे हैव न्यूक्लिक एसिड लिंक्ड विद द प्रोटीन चेन, जैसे स्टोन्स, है ना। तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, जैसे RNA DNA से संबंधित कोई भी मटेरियल है किसी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो होगा न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। और ये ज़्यादातर क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। इसका डी पॉइंट है क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन मतलब क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो क्रोमोप्रोटीन होता है, CROMOPROTINE। क्रोमोसोम में पाए जाने वाले प्रोटीन उसको बोलेंगे हम क्रोमोप्रोटीन। प्रोटीन्स विद कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, वेयर हिम इज द आयरन कंटेनिंग ग्रुप दैट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। मतलब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल कलर के होते हैं, उनके अंदर उस कलर को लाने वाला कोई ना कोई एजेंट होता है, तो उसको बोलेंगे हम क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो का मतलब कलर होता है, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमो मतलब कलर होता है। तो यहाँ पर कलर लाने वाला अगर एजेंट किसी भी प्रोटीन के अंदर जुड़ा हुआ है तो होगा क्रोमोप्रोटीन। जैसे इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो रेड कलर है वो आयरन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम हीमोप्रोटीन। इसका लास्ट नहीं अभी ई और है, मेटलोप्रोटीन्स। यहाँ पर देख लेते हैं METALLOPROTINS, मेटलोप्रोटीन्स। तो मेटलोप्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स लाइक सेरुलोप्लाज्मिन कंटेनिंग मेटेलिक आयंस लाइक फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर कॉल्ड मेटलोप्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेटल के कंटेंट अगर किसी प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको बोलेगा मेटलोप्रोटीन। जैसे कॉपर हमारे शरीर को जरूरत होती है, वो किसी न किसी प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है तो मेटलोप्रोटीन होगा। आयरन जुड़ा होता है जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर है, जैसे और मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है F, ये होगा फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन्स देखो, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके साथ में फास्फोरस जुड़ा हुआ होता है, उनकी पूरी श्रृंखला में कहेंगे फास्फोरस जुड़ा हुआ होता है तो वो होते हैं फास्फोप्रोटीन। प्रोटीन लाइक नहीं, सच प्रोटीन्स हैव फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड लिंक्ड टू द पॉलीपेप्टाइड लाइक चेन लाइक केसिन प्रोटीन। तो केसिन के अंदर फास्फेट पाया जाता है तो ये हो जाएगा फॉस्फोप्रोटीन। तो ये हमारा जो चल रहा था क्लासिफिकेशन, सिंपल प्रोटीन के अलावा दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मतलब है कोई ना कोई चीज उसके साथ में एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है तो उसके आधार पर ही उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारा है दूसरा पार्ट चल रहा था, ये बी चल रहा था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे सी, ड्राइव्ड प्रोटीन्स, सी।
ड्राइव्ड मतलब का मतलब बनाया हुआ। कोई प्रोटीन ऐसे हैं जो प्राकृतिक तरीके से नहीं बनते, उनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है किसी एक स्पेशल पर्पज के लिए, तो उनको बोलेंगे हम ड्राइव्ड प्रोटीन्स। दी प्रोटीन्स ऑफ दिस कैटेगरी ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ डीनेचुराइजेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्राइमरी polypeptide or protein molecules, so they are named as derived proteins. They can be differentiated into following two heads, मतलब दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला है प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स, फर्स्ट वन प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स और दूसरा होगा सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो इनमें फर्क क्या है देखिए यहाँ पर, दे आर द फर्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑब्टेन्ड बाय डीनेचुराइजेशन और कोगुलेशन ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेयर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन ऑलमोस्ट अनअल्टर्ड, फॉर एग्जाम्पल कुक्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोई और प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ प्रोटीन बनते हैं, तो वो प्रोटीन होंगे ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो अगर जो किसी चेन रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन की वजह से एक बार में जो प्रोटीन बन जाती है वो होती है प्राइमरी प्रोटीन, और उस वो जो मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट न बनकर, जैसे कोई भी डीनेचर्ड कोई प्रोसेस चल रही है, अप्राकृतिक कोई वो चल रही है प्रोसेस चल रही है जिसमें कोई केमिकल बना, उस केमिकल का किसी दूसरे से प्रोसेस या रिएक्शन होने के बाद में कोई अगर प्रोटीन बनती है तो हो जाएगी सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो यहां पर होगा सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। जस्ट लाइक देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, these are products obtained by progressive hydrolysis of a protein molecule, for example peptides, peptones etc. they are much smaller in size than the original molecules। तो ये बहुत छोटे होते हैं ओरिजिनल मोलिक्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा प्रोटीन्स को कैसे भागों में तोड़ा गया है। प्रोटीन इसको तीन भागों में, सिंपल और कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड, है ना। तो यहाँ पर जो सिंपल होते हैं दो होते हैं, उसके बाद कौन कौन से, ग्लोबुलर और फाइब्रस, है ना। और जो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उसको बहुत सारे जैसे एफ तक के भागों में तोड़ा गया है। तो जैसे लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, और यहाँ पर आगे देखें क्रोमोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटलो प्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स, और इधर ड्राइव्ड प्रोटीन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन के दौरान बन जाए, और सेकेंडरी क्या होते हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन के दौरान न बनकर उसके बाद में कोई दूसरी रिएक्शन होती है उसमें बनते हैं। तो ये जो दूसरे बनते हैं ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, है ना, और बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जब कोई कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में पाए जाते हैं। मतलब पहली बात तो ये कि उन कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और दूसरी खास बात इसकी है कि अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं तो उनके अंदर ये 1:2 और 1 में पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक भाग होगा कार्बन, दो भाग होंगे हाइड्रोजन और फिर से एक भाग होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इनके अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ग्लूकोज है जो गन्ने में, चुकंदर में, या जो जिनके अंदर स्टार्च पाया जाता है सबके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, तो उनके रूप में स्टोर रहता है। जब हम इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ रिएक्शन होती है, तो जो बड़ी बड़ी कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं वो टूटकर ग्लूकोज के रूप में बन जाती हैं।
ठीक है। तो जो कार्बनिक यौगिक बड़े बड़े थे वो सारे सारे कार्बोहाइड्रेट थे। अब वो टूटकर एक सिंपल कार्बनिक यौगिक में टूटा, तो वो कार्बनिक यौगिक क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या काम में आते हैं। पहली बात तो ये हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, या उसके दस्त लग जाते हैं, या उसके शरीर में कुछ जैसे हाई बीपी जैसी समस्या है, या कुछ और भी समस्याएं हैं, या चक्कर आती है, उल्टी आती है, ऐसी समस्याएं हैं, तो जब उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उसको ग्लूकोज पीने को देता है। ठीक है, मतलब उसके शरीर के अंदर एनर्जी की कमी है, तो एनर्जी की पूर्ति के लिए वहां पर उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट काम में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सैकेराइड्स होते हैं। अब ये सैकेराइड क्या होते हैं, तो ध्यान रखें, जो भी मीठे पदार्थ होते हैं सारे सारे सैकेराइड्स होते हैं, जैसे चीनी है। उसके अलावा और बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो मीठे होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर चीनी को ही जानते हैं, इसके अलावा कुछ मीठी चीज़ों को नहीं जानते। तो ये सारे सारे सैकेराइड्स होते हैं। इनमें से कुछ ही सैकेराइड ऐसे होते हैं जो मानव शरीर उनका पाचन कर सकता है, बाकी का पाचन नहीं होता, तो वो एक तरह से खाने लायक नहीं होते। तो इसके लिए जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक सैकेराइड होता है सैक्रीन, जो चीनी से लगभग 100 गुना या 95 गुना मीठा होता है। मतलब अगर हम 100 ग्राम चीनी किसी चीज़ में डाल रहे हैं, किसी चीज़ को मीठा करने के लिए, तो उसकी जगह अगर हम सैक्रीन डालेंगे तो सिर्फ 1 ग्राम सैक्रीन उसको उतना मीठा कर देगा, इतना 100 ग्राम चीनी उसको मीठा करती है। मतलब चीनी से 100 गुना के आसपास ज़्यादा मीठा होता है ये सैक्रीन। और ये क्या होता है, सैकेराइड होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन ये श्रृंखला में ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये इसको शरीर पचा नहीं पाता, और ये हमारे शरीर में एक तरह से फूड पॉइजनिंग की तरह वर्क करता है। जब तक ये हमारे शरीर से निकल नहीं जाता तब तक देख पचेगा तो नहीं है, इसलिए इसको उल्टी करके दोबारा से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में बहुत हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट रिसेंबल प्रोटीन्स इन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग पॉलीमर्स फॉर सर्टेन सब यूनिट्स, द यूनिट्स आर कॉल्ड सैकेराइड्स इन द केस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई प्रोटीन इसके साथ में जुड़ जाती है कार्बोहाइड्रेट के साथ में, तो उसको सैकेराइड भी बोलते हैं। सैकेराइड यहाँ पर कोई बहुत कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, है ना, ओलंपिक्स में क्या होता है कि हर एक देश को अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जितवाने की होड़ होती है। तो इसमें कुछ देश बहुत आगे थे, जैसे जापान, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड, ऐसे देश बहुत आगे थे। तो इनमें एक रेस चलती रहती थी, कौन से देश का खिलाड़ी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो इस मामले में अमेरिका और चाइना सबसे आगे थे, लेकिन रूस इनके प्रतिद्वंदी था। रूस हमेशा ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उसके जीते। तो उन्होंने क्या किया, अपने खिलाड़ियों को सैकेराइड्स देना शुरू कर दिया। तो सैकेराइड क्या होते हैं, शरीर के अंदर चले जाते हैं, वो पचते नहीं है, वो एक तरह से एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, शरीर के अंदर जाकर जमा हो गए, जब बहुत ज़्यादा शरीर को आवश्यकता होती है उस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब वो इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं कि उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर उसको संभालना ही है तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है, जो एक आम आदमी नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जो वहाँ के जो खिलाड़ी थे उनको सैकेराइड्स देने लगे, जिसकी वजह से वो खिलाड़ियों को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते। तो इतनी मेहनत की उन्होंने, जिसकी वजह से उनका जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का जो लेवल था उससे कई गुना आगे तक की उनकी मेहनत हो गई। और उन खिलाड़ियों ने ओवरऑल गोल्ड मेडल जीते भी ओलंपिक में, लेकिन जैसे ही ओलंपिक गेम खत्म हुए कुछ दिनों बाद में उनकी मौतें होने लगी। ठीक है, तो इस चीज़ को छिपाने के लिए रूस ने बहुत सारे चाल चली, जैसे अपने खिलाड़ियों को ले जाकर बंद कर दिया किसी कमरे में, दुनिया से उनको गायब कर दिया, दोबारा किसी गेम्स में उसको आने नहीं दिया। धीरे धीरे ओवरऑल उनकी सबकी एक एक करके डेथ हो गई, सबकी एक भी नहीं बचा। इसलिए जो सैकेराइड्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक भी होते हैं। सबसे छोटा सैकेराइड एक तरह से हम शुगर को बोल सकते हैं। तो ये शुगर भी हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा हम अगर शुगर हमारे शरीर के अंदर स्टोर कर लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होने लगती है। तो ध्यान रखें, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं और उतना ही नुकसानदायक भी हैं। एक लिमिटेड मात्रा में लेना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए इनको लेना ज़रूरी है। और अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो ये नुकसानदायक होते हैं। इसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर
हार्ट डिजीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके जो टाइप है वो बहुत सारे हैं। इनको पढ़ने से पहले क्या करते हैं, ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में अगर हमने इसको शुरू कर दिया तो खत्म करते करते ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वही दिक्कत आ जाएगी कि ये वीडियो फिर से अपलोड नहीं हो पाएगा। मेरे पहले से ही 5 वीडियो यहाँ पर उलझे हुए हैं, जो ना तो अपलोड हो रहे हैं ना वो डिलीट हो पा रहे हैं, है ना। तो बड़ी समस्या हो गई है, इसकी वजह से मेमोरी भी लगभग बहुत सारी भरी हुई है। तो इस वीडियो को मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता, ये बड़ी समस्या मेरे सामने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।